इंडिगो एयरलाइन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है आज की तारीख में, जो अपने नेटवर्क और फ्लीट साइज के लिए काफी फेमस है। 63% मार्केट शेयर के साथ कोई दूसरी एयरलाइन इसके करीब भी नहीं आती, जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अलायंस एयर वगैरह। 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स हर रोज चलती हैं 126 डेस्टिनेशन को कवर करते हुए, जिसमें से 89 इंडिया में आती है और 37 इंटरनेशनल। 437 एयरक्राफ्ट हैं और साल में 10 करोड़ यात्रियों को भी कैरी करती है। इससे ना ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है और दुनिया में 7वें नंबर पर आती है टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट डिपार्चर्स के बेसिस पर। इंडिगो तो अब इतने से भी संतुष्ट नहीं है और अपना साइज और बढ़ाना चाह रहे हैं। 2030 तक अपनी फ्लीट दुगनी करने के लिए उन्होंने एयरबस से 500 नए एयरप्लेन्स को ऑर्डर किया, जो कमर्शियल एविएशन का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बन गया। पिछले साल 71,000 करोड़ रुपए कमाए उन्होंने, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट था। इसी को इस्तेमाल करके ये कई नए प्लेन्स खरीद रहे हैं और नई डेस्टिनेशंस को भी ऐड कर रहे हैं, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन सिर्फ एक 18 साल पुरानी एयरलाइन एस्टैब्लिश्ड कैरियर्स जैसे 90 साल की एयर इंडिया को कैसे पछाड़ने में सफल हुई और कैसे डावाडोल होती एयरलाइन मार्केट में ये बैंकरप्ट नहीं हुई, जैसे कि कुछ दूसरी एयरलाइंस हो गई, किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे। इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में हुई, जब राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर इसे शुरू किया। राहुल भाटिया एक गुड़गांव बेस्ड ट्रैवल और लॉजिस्टिक कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के फाउंडर थे और राकेश गंगवाल एक एक्सपीरियंस्ड एविएशन एक्सपर्ट, जो पहले यूएसए की यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज जैसे बड़े एयरलाइंस के साथ काम कर चुके थे और अपनी एक कंपनी केलम इन्वेस्टमेंट के नाम से चला रहे थे यूएस में ही। इन दोनों ने मिलकर फिर एक पार्टनरशिप डील साइन की इंडिगो को जन्म देते हुए। इसमें इंटरग्लोब का शेयर रखा 51.12% और केलम इन्वेस्टमेंट का शेयर था 47.88%। सीधा ही इन्होंने 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए एयरबस से उनके A320-200 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए। ये अपने आप में काफी ब्रेव फैसला माना गया, एक छोटी सी एयरलाइन जो अभी शुरू हुई है और 100 एयरक्राफ्ट एक साथ मंगा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक नया एयरक्राफ्ट खरीदना काफी कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। एक प्लेन 800,000 करोड़ रुपए तक का पड़ जाता है इन्हें। तब किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और एयर डेक्कन जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में मजबूत थे। एक नई एयरलाइन के लिए इसके बीच में स्पेस बनाना काफी कठिन था। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने लो कॉस्ट मॉडल पर फोकस किया, जिसमें नो फ्रिल्स सर्विस थी, यानी कोई भी फ्री मील्स या लग्जरी सर्विस नहीं देते थे, वो सबका एक्स्ट्रा चार्ज करते। ये स्ट्रैटेजी उनकी टिकट प्राइसेस कम करने में मददगार रही। इस पर फोकस करते हुए उन्होंने ऑपरेशंस शुरू किए अगस्त 2006 से उनके पहले एयरक्राफ्ट के ऑर्डर मिलने के अगले महीने से। पहला रूट था न्यू दिल्ली से इम्फाल तक, बीच में गुवाहाटी में रुकते हुए। शुरुआत उनकी मजबूत हुई। 2007 के अंत तक 15 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट उनके पास आ चुके थे। कॉस्ट कम रखने के लिए उन्होंने सेल एंड लीजबैक मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें एयरक्राफ्ट को परचेज करने के बाद उसे बेच देते हैं किसी लीजिंग कंपनी को, फिर उनसे लीज में ले लेते हैं एयरक्राफ्ट को वापस। इससे कैश फ्लो मैनेज करना आसान हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको पूरे एयरक्राफ्ट की पेमेंट नहीं देनी पड़ती, वो पर मंथ के हिसाब से दे सकते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले साल में 10 लाख से अधिक पैसेंजर्स ने इंडिगो के साथ यात्रा की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ और नई डेस्टिनेशंस भी जोड़ी गई। मगर अगले साल ही एक बड़ा झटका लगा दुनिया भर की एयरलाइंस को, जब दुनिया भर से एयर ट्रैवल की डिमांड काफी गिर गई। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बड़ी समस्या बन गई। इंडिगो ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू की तेजी से, रूट्स को स्ट्रीमलाइन किया, सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन चलाए बड़े शहरों के बीच और बाकी बंद कर दिए। एयर फेयर कम रखने से लेकिन उन्होंने पैसेंजर ट्रैफिक बनाए रखा। लेकिन देश की बाकी एयरलाइंस ऐसा करने में सफल नहीं रही, खासकर किंगफिशर जो पहले से ही भारी लॉस में चल रही थी और इसके बाद रिकवर नहीं कर पाई और 2012 में जाकर बैंकरप्ट हो गई। ये पूरा पीरियड एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए काफी टर्बुलेंट था। रिसेशन के साथ फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, सरकारी रेगुलेशंस भी टाइट हो रही थी। क्रूड ऑयल प्राइसेस $140 पर बैरल तक पहुंच गए थे, जिसने एयरलाइन के ऑपरेशंस की कॉस्ट काफी बढ़ा दी। इंडिगो तो वैसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट यूज कर रहे थे, लेकिन इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट रूट्स पर ज्यादा ध्यान दिया। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिगो ने ग्रोथ बरकरार रखी, 35 लाख से अधिक पैसेंजर्स को हैंडल किया, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। साथ ही अपना मार्केट शेयर 10% पहुंचाने में सफल रहे, जो कि एक छोटी नई एयरलाइन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 17 से ज्यादा डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में भी इन्होंने पहुंच बनाई। 2009 में इंडिगो पहली बार प्रॉफिटेबल हुई और साथ ही भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन भी बन गई। तब इनके पास 25 A320 एयरक्राफ्ट थे और 50 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को उन्होंने हैंडल किया एक साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी दिखाया 85 से 90% के बीच, जो उसके लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल का एक की फैक्टर बना। हाई पंक्चुअलिटी, लो कॉस्ट और बड़ी फ्लीट के दम पर 17.3% मार्केट शेयर हासिल करके इंडिगो ने एयर इंडिया को ओवरटेक किया और देश की 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन बन गई 2010 में।
में। किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज तब इससे बड़े थे। दोनों फाउंडर्स का ही एक बड़ा रोल था इसकी शुरुआती सफलता के पीछे। राहुल भाटिया जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे थे, उन्होंने एयरलाइन का लो कॉस्ट मॉडल डिजाइन किया जिसमें सिर्फ जरूरी सर्विसेज दी गई जिससे फेयर्स कंपेटिटिव बन सके। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखी और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीता। राकेश गंगवाल ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कॉस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे थे। उनका एविएशन इंडस्ट्री में विशेष अनुभव काफी काम आया। उन्होंने एयरक्राफ्ट की फ्लीट प्लानिंग और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। हर एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर किया गया। एक प्लेन लैंड होते ही दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है और 30 से 40 मिनट के अंदर टेक ऑफ भी कर लेता है। इनकी स्ट्रैटेजी काम आ रही थी, इसलिए डिमांड और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते चले गए। इसको देखते हुए इंडिगो ने और नए प्लेन्स को ऑर्डर करने का डिसाइड किया। अपने विस्तार और विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। 2011 में 180 नए A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जिसकी वैल्यू थी $15 बिलियन यानी 1,30,000 करोड़ रुपए, जो उस समय का सबसे बड़ा ऑर्डर बन गया। उसी साल अपने ऑपरेशंस के 5 साल पूरे हो जाने पर इंडिगो इंटरनेशनल रूट्स पर ऑपरेट करने की भी परमिशन मिल गई। पहली फ्लाइट उन्होंने उड़ाई दिल्ली से दुबई के बीच। फिर अगले साल मार्च 2012 में ये देश की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन गई और किंगफिशर एयरलाइन को पीछे छोड़ते हुए सेकंड लार्जेस्ट भी बन गई यात्रियों के मामले में। उस साल किंगफिशर एयरलाइन को भी अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी और इंडिगो ने उसकी मार्केट भी अपनी तरफ ले ली। कुछ ही महीनों में जेट एयरवेज को भी पीछे छोड़ते हुए ये देश की लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई 27% मार्केट शेयर के साथ। अब इस नए माइलस्टोन को अचीव करने के बाद भी उन्होंने अपनी एक्सपेंशन को जारी रखा। अब उन्होंने छोटे शहरों में भी अपनी पहुंच बनानी शुरू की जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पा रही थी इतने सालों में। उड़ान स्कीम से टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज शुरू की जैसे हुबली, गोरखपुर और कन्नौर। 2013 में इंडोनेशिया की लायन एयर के बाद इंडिगो एशिया की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लो कॉस्ट एयरलाइन बन गई। मगर उसी साल इंडिगो को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। उनको सिर्फ 5 नए एयरक्राफ्ट एक्वायर करने की अनुमति दी सरकार ने, जिसको बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि तब देश में विशेष रूप से 2 ही एयरपोर्ट्स चल रहे थे, दिल्ली और मुंबई, जिन्हें काफी कंजेशन का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ती एयरलाइंस और डिमांड के चलते वहां लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ता लाइंस में। रनवे और पार्किंग स्लॉट्स की भी कमी हो गई थी और नए एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट चाहती थी कि नए एयरक्राफ्ट लाने से पहले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, इसीलिए उन्होंने ये रोक लगाई। इंडिगो ने फिर उसके चलते अपनी फ्लीट को बेहतर मैनेज करना शुरू किया और ज्यादा एफिशिएंट बनाए अपने ऑपरेशंस। टर्न अराउंड टाइम कम किया ताकि नए एयरक्राफ्ट की जरूरत कम पड़े और मेन एफिशिएंट और ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट्स को ही उन्होंने चलाया। यूनियन मिनिस्ट्री से लगातार वो बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका एक्सपेंशन प्लान सेफ्टी और एफिशिएंसी पर बेस्ड है। बाद में मिनिस्ट्री ने उनकी बात सुन ली और 9 नए एयरक्राफ्ट लेने की अनुमति दे दी। फाइनली 2014 में फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये रोक पूरी तरह हटा दी। इंडिगो फिर से अपने एक्सपेंशन प्लान पर काम करने लगा। अगले साल उन्होंने 250 एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर बन गया। ऐसे जब उनके पास डिलीवरीज आनी शुरू हुई और ऑपरेशंस बढ़ाए तो 2016 तक उनका मार्केट शेयर 40% को भी क्रॉस कर गया। टोटल डेस्टिनेशन भी बढ़ के 46 हो गई, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर, जैसे अबू धाबी, दुबई, मस्कट, दोहा, बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर और लंदन। इसके अलावा उड़ान स्कीम के लिए उन्होंने फ्रेंच इटालियन ATR-72 शॉर्ट रेंज प्रोपेलर एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए जो छोटे डिस्टेंसेस और कम ट्रैफिक के लिए काफी थे। 2019 तक उनका एयरक्राफ्ट फ्लीट साइज हो चुका था 250 का और वो दिन में 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे। उसी साल उन्होंने 300 एयरबस A320 नियो विमानों का ऑर्डर दिया, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर का। ये वो कर पाए क्योंकि जेट एयरवेज भी उसी साल बंद हो गई थी जिसके मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा उनको मिल गया। 2020 का आरंभ भी इंडिगो के लिए बेहतरीन रहा था। उन्होंने 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ले लिया था और 24 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को भी सर्व करने लगे थे। लेकिन मार्च आते ही सब कुछ बदल गया। ऐसी घटना घट गई जिसने एविएशन इंडस्ट्री को दुनिया भर में हिलाकर रख दिया, कोविड-19 पेंडेमिक। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एयरलाइंस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया। भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की और 25 मार्च को देश की सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई। इंडिगो के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। उनकी डेली फ्लाइट्स 1500 से एकदम जीरो हो गई, रेवेन्यू 90% गिर गया, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी जारी रही जैसे कि एयरक्राफ्ट लीज पेमेंट्स, एम्प्लॉय की सैलरी और एयरपोर्ट चार्जेस वगैरह। कैश रिजर्व उनके पास स्पीड से खत्म होने लगे। इसी दौरान इंडिगो के CEO रोनोजॉय दत्ता ने बयान दिया कि ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संकट है, इससे सिर्फ वही एयरलाइन सर्वाइव करेंगी जो कैश फ्लो और कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान देंगी।
इसी दौरान इंडिगो ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जो उनकी बचत और रिवाइवल में मददगार बने। अपने कैश रिजर्व का अच्छे से उपयोग किया और कॉस्ट कटिंग पर चले गए सब। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की सैलरीज 25 से 30% काटी गई और जुलाई में 10% वर्कफोर्स को जॉब से निकाल दिया गया। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी से पेमेंट को डिफर करने की बात की गई या फिर डिस्काउंट मांगे गए इस टाइम में, और अपनी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस कम कर दिया ताकि फ्यूल भी कम खर्च हो। इसके अलावा कार्गो इन कैबिन फ्लाइट्स भी शुरू की गई जिसमें पैसेंजर कैबिन के अंदर ही वो कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने लगे। पूरे 2020 में उन्होंने ऐसी 2000 से ज्यादा कार्गो ओनली फ्लाइट्स ऑपरेट की जिनमें इंपॉर्टेंट सामान जैसे कि मेडिकल सप्लाईज और एसेंशियल गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए। बंद होने के करीब 2 महीने बाद 25 मई को सरकार ने फ्लाइट्स को फेज्ड मैनर से फिर से स्टार्ट करने की अनुमति दे दी। इंडिगो ने ही सबसे पहली फ्लाइट उड़ाई इसके बाद प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। सैनिटाइज्ड कैबिन, पीपीई किट्स और कॉन्टैक्टलेस चेक इन प्रोवाइड किया गया ताकि कोविड कम से कम फैले। मिडिल सीट पैसेंजर्स के लिए पीपीई गाउन मैंडेटरी बना दिया। पहले सिर्फ 30% फ्लाइट्स अलाउड थी जो बाद में बढ़ के 50% हो गई, फिर 80%। जल्दी फिर वो 600 फ्लाइट्स पर डे ऑपरेट करने लग गए। दिसंबर आते आते 70% डोमेस्टिक कैपेसिटी रीच हो चुकी थी। मगर समस्या भी पूरी तरह से टली नहीं थी क्योंकि अप्रैल से मई 2021 में सेकेंड वेव आई जो पहले से भी ज्यादा भयंकर थी। फ्लाइट्स की डिमांड फिर से 40% गिर गई। तीसरी बार सैलरी कट और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी इंडिगो को। इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से बंद हो गई। इंडिगो ने मिशन वंदे भारत और रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स लाई जिसमें जो इंडियंस बाहर फंस गए थे उनको वापस लाने का काम किया उन्होंने। कार्गो ऑपरेशंस भी किया और वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद की। लगभग 8 करोड़ वैक्सीन को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया जो एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट भी था। 2022 में जब कोविड का प्रभाव कम होने लगा तो एविएशन सेक्टर ने तेजी से रिबाउंड किया। इंडिगो ने एग्रेसिवली फिर से एक्सपेंशन शुरू की और नए रूट्स और एयरक्राफ्ट लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया। 2022 में फ्लीट साइज वापस 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तक पहुंच गया और 100 से ज्यादा डेस्टिनेशंस भी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से फुल कैपेसिटी में शुरू हो गई। इंडिगो का मार्केट शेयर पहुंच गया था 56% तक और उसी साल वो फ्रेटर बिजनेस में भी घुस गए 2 कार्गो एयरप्लेन्स के साथ। जब 2023 में टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया और उसको ओवरऑल करने के लिए 470 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए एयरबस और बोइंग से, तो इंडिगो को लगा कि उन्हें भी स्टेप अप करने की जरूरत है। तो उन्होंने 500 नए एयरबस A320 और A321 नियो को ऑर्डर दिया जो कि कमर्शियल एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर बन गया, तीसरी बार उनके नाम पर। नए रूट स्टार्ट किए उन्होंने वियतनाम, टर्की, मालदीव्स और अफ्रीका तक। बिजनेस क्लास भी लॉन्च करने की योजना बनाई उन्होंने जो कि उनके लो कॉस्ट ओनली अप्रोच से काफी अलग है। कुछ रूट्स में इनको ये स्टार्ट करेंगे जहां बिजनेस क्लास की थोड़ी डिमांड रहती है। 2023 तक वो कोविड के सारे लॉसेस भी कवर कर चुके थे और फिर से प्रॉफिटेबल बन गए एक और बार। कोविड-19 का संकट उन्होंने एक अवसर में बदल दिया। दूसरी एयरलाइन जो इसमें इतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाई मगर इंडिगो कर पाई कॉस्ट कटिंग मेजर और एफिशिएंसी बढ़ाकर। डाइवर्सिफिकेशन में भी वो अब इसलिए ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, कार्गो सर्विसेज, इंटरनेशनल ऑपरेशंस और बिजनेस क्लास लॉन्च करके, ताकि वो ऐसे बड़े डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए बेहतर इक्विप्ड हो। उसी साल उनको लेकिन एक और चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनके प्लेन्स में यूज हो रहे प्रैट एंड विटनी इंजन्स में कुछ समस्याओं के कारण उन्हें 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा सरकार के ऑर्डर्स पर, जिससे उनके ऑपरेशंस पर काफी प्रभाव पड़ा। उसको उन्होंने सॉल्व किया वेट लीस्ट एग्रीमेंट्स करके। बोइंग 777 और 787 को अपनी फ्लीट में लाए पूरे क्रू और पायलट्स के साथ ताकि वो ऑपरेशंस को मेंटेन कर सकें। वेट लीस्ट के अंदर एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन को एयरक्राफ्ट देती है पूरी मेंटेनेंस, क्रूज, पायलट्स और इंश्योरेंस के साथ, और दूसरी एयरलाइन उनको पे करती है पर आवर्स के बेसिस पर जितना वो यूज कर रहे हैं उन सर्विसेज को। ऐसे ही इंडिगो ने अपने एयरप्लेन्स की ग्राउंडिंग होने की समस्याओं को थोड़ा सॉल्व किया। 2023 तक इंडिगो का अंतरराष्ट्रीय मार्केट शेयर 17.2% तक बढ़ गया जो 2019 में था सिर्फ 9.6%। यानी इंडिया से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो चलती हैं उसमें 17.2% इंडिगो की हैं। अगले साल 2024 में उन्होंने एयरबस A350-900 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को भी ऑर्डर किया जिनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होगी। ये उनका पहला वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जो वो लंबे डिस्टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। इंडिगो अभी तक सिर्फ नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट यूज करता है जिसमें 6 सीट्स होती हैं, एक आइल, और वाइड बॉडी में 10 लोग तक बैठ सकते हैं एक रो में और 2 आइल्स होती हैं। इससे वो ज्यादा लोगों को एक एयरक्राफ्ट में कैरी कर पाएंगे लंबे डिस्टेंसेस के लिए। बढ़ते फ्यूल कॉस्ट और इंजन इश्यूज के कारण 2024 के तीसरे क्वार्टर में 990 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। इसका समाधान उनके विजन 2030 के प्लान के तहत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विस्तार बनाना और बिजनेस क्लास सर्विसेज शुरू करने जैसे कदम उठाना है ताकि रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाई हो सके। ये बिजनेस क्लास को उन्होंने नाम दिया इंडिगो स्ट्रेच, जो कुछ रूट्स में चलानी भी शुरू कर दी जा चुकी हैं जैसे दिल्ली मुंबई रूट, दिल्ली बैंगलोर रूट और मुंबई बैंगलोर रूट। ऐसा उन्होंने पहली बार किया है और अगर उनको रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो इसे वो और बढ़ाएंगे। एक और चैलेंज उनको फेस करना पड़ा है पिछले कुछ सालों में, वो है इंटरनेशनल एयरलाइन से स्टिफ कंपटीशन और कुछ एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर सके। उसके लिए वो सरकार के साथ बातचीत करते रहते हैं कि किस एयरपोर्ट को अपग्रेड करना है और इंटरनेशनल रूट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं स्पीड से ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ वो ज्यादा बेहतर
कम्पीट कर पाए। 2030 तक उन्होंने अपना साइज दुगना करने का लक्ष्य रखा है, दोनों फ्लीट साइज और डेस्टिनेशंस के मामले में। इन्हीं सब कारणों से आज ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बन पाई है। 2200 से ज्यादा डेली फ्लाइट्स, 126 टोटल डेस्टिनेशंस, जिनमें से 89 है डोमेस्टिक और 37 है इंटरनेशनल। 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है ये दुनिया में नंबर ऑफ डिपार्चर्स के बेसिस पर। 437 एयरक्राफ्ट का फ्लीट साइज है, जिसमें से ज्यादातर एयरबस A320 फैमिली के हैं। 932 एयरक्राफ्ट का अभी बैकलॉग ऑर्डर है, जो अगले 10-15 सालों में पूरा होगा। 10 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को हैंडल करता है एक साल में, और पिछले साल 71,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया उन्होंने, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए का सिर्फ प्रॉफिट ही था। बाकी एयरलाइंस क्यों नहीं कर पाई ये जो इंडिगो ने कर दिखाया? इस्टेब्लिश बड़ी एयरलाइंस भी पिछड़ गए इससे, जैसे एयर इंडिया वगैरह। इसके भी कई कारण सामने आते हैं। अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले उन्होंने कम कॉस्ट रखी हमेशा से ही, जो कि बहुत जरूरी भी है इंडिया जैसे मार्केट में, जहां लोग बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं। सिर्फ जरूरी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने टिकट प्राइस में, और बाकी सब एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। हाईली फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट रखते हैं, जो रूट्स को कम कॉस्ट में कवर कर पाए। सिर्फ एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट पे उन्होंने फोकस किया, एयरबस A320 फैमिली, जिनके बल्क ऑर्डर्स देने पर उनको काफी डिस्काउंट मिलता है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम रहती है। लेकिन उसका एक नुकसान है कि अगर एक एयरक्राफ्ट में कुछ इश्यूज आते हैं तो उनको सारे वही एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ता है, जैसे रिसेंटली उनके प्रैट एंड विटनी इंजन वाले एयरक्राफ्ट के साथ देखने को मिला। मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट को भी वो बचा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्रू उनके हर प्लेन को मेंटेन कर सकता है। फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट यूज करने से कॉस्ट कम होती है, जो एयरलाइन का टोटल एक्सपेंस का 40% होता है, सिर्फ फ्यूल ही। फ्लाइट का टर्न अराउंड टाइम भी उन्होंने तेज रखा। एक फ्लाइट के लैंड होने से लेके उसके डिपार्चर तक सिर्फ 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है। उसी में वो डीबोर्ड, क्लीनिंग और बोर्डिंग कर लेते हैं पैसेंजर्स की। इससे वो एक दिन में एक एयरक्राफ्ट से 10 फ्लाइट तक ऑपरेट कर पाते हैं, जबकि बाकी एयरलाइंस सिर्फ 6 से 7 ही कर पाती हैं एक दिन में। इसके अलावा सेल एंड लीज बैक मॉडल से उन्होंने कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रखा। इस मॉडल में वो प्लेन को खरीदकर एक लीजिंग कंपनी को बेच देते हैं, जिसमें दूसरे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इससे वापस वो खुद से लीज पर ले लेते हैं उनसे एयरक्राफ्ट। उस कंपनी में आउटसाइड इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें दूसरी एयरलाइंस भी शामिल हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। इससे वो कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी वो पूरे पैसे एक एयरक्राफ्ट में नहीं लगा देते, वो हर महीने लीज पर लेते हैं, जिससे वो कैश फ्लो बना रहता है, और साथ ही वो एयरक्राफ्ट मार्केट के अप्स एंड डाउन से भी थोड़ा बच सकते हैं। जैसे बोइंग 737 मैक्स सब काफी ज्यादा ग्राउंड हो गए थे पिछले 2 सालों में, तो वो लीजिंग कंपनीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता रादर देन एयरलाइंस। इससे वो अपनी पंक्चुअलिटी पे भी बेहतर ध्यान दे पाए, जिससे उन पर लोगों का भरोसा बना रहा। इंडिगो का एवरेज ऑन टाइम परफॉर्मेंस 85 से 90% रहा है पिछले कई सालों से, जो कंपेटिटर से काफी बेहतर है। DGCA के डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 89% थी, जबकि एयर इंडिया की सिर्फ 68%। पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के लिए इसने कई टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया है। लो विजिबिलिटी कंडीशंस में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए CAT 3B सिस्टम्स, टर्न अराउंड और टेक ऑफ टाइम की रिकॉर्डिंग के लिए ACARS टेक्नोलॉजी। इसी रीजन से ये इंडिया में सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बन पाई है, और ना सिर्फ इंडिया में, ये साल 2022 में ये दुनिया की 5th मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन बन गई थी 83% ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ। इसके अलावा छोटे शहरों से लेके बड़े इंटरनेशनल मेजर हब्स तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेहतर कनेक्टिविटी देना, ये भी एक कारण है इसके सक्सेस के पीछे। इसके अलावा उन्होंने अपने कंपेटिटर्स जैसे एयर इंडिया, किंगफिशर और जेट एयरवेज की तरह बड़े एक्सपेंसिव एक्विजिशंस नहीं किए और फाइनेंशियल मिस्टेक्स को ज्यादातर अवॉइड ही किया। जेट एयरवेज और किंगफिशर तो मोस्टली अपनी गलतियों से ही बैंकरप्ट हुए थे, और उनके बंद होने के बाद उनका ज्यादातर मार्केट शेयर इंडिगो ले गई। अब एक बार इंडिगो के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर की बात करते हैं, ताकि इंडिगो के ऑर्डर्स का सही पर्सपेक्टिव जान सके हम। 2011 में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइंस ने बोइंग और एयरबस को टोटल 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जो तब दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्डर बन गया एयरक्राफ्ट काउंट के हिसाब से। फरवरी 2023 में फिर एयर इंडिया ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, 470 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करके एयरबस और बोइंग दोनों से। इसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट की गई 6,10,000 करोड़ रुपए। इंडिगो ने फिर पीछे रहना सही नहीं समझा और सिर्फ इस ऑर्डर के 4 महीने बाद अपना ऑर्डर दे दिया 500 एयरक्राफ्ट का एयरबस A320 फैमिली का। हालांकि इसकी कॉस्ट कम थी 4,80,000 करोड़ रुपए, लेकिन ये एक ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को दिया हुआ भी सबसे बड़ा ऑर्डर बन गया। ये दोनों ऑर्डर्स और ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाते हैं ये देखते हुए कि अमेरिकन एयरलाइंस जो अपने ऑर्डर दी थी वो मेनली अपने पुराने प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए दिए थे, जबकि एयर इंडिया और इंडिगो अपनी फ्लीट एक्सपेंशन के लिए दे रही है, यानी ये प्लेन्स बढ़ जाएंगे। ये दोनों एयरलाइंस तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जो इंडिया के बढ़ती एविएशन मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इंडिगो ने इसके साथ ही वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लेने का भी प्लान किया है, जिसके लिए अप्रैल 2024 में उन्होंने 30 एयरबस A350-900 का ऑर्डर दिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब प्राइवेटाइज हो चुकी एयर इंडिया देश
देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और AIX कनेक्ट को मर्ज करके 2 एयरलाइंस में बना दिया है, जिसमें से एक होगी लो कॉस्ट कैरियर और दूसरी फुल सर्विस। इंडिगो और एयर इंडिया मिलाकर देश की डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का लगभग 80% शेयर बनाते हैं। इंडिगो अकेले का ही शेयर 63% है और बाकी बचा 25-26% एयर इंडिया का। लेकिन अपनी प्राइवेटाइजेशन और एक्सपेंशन से पहले तक एयर इंडिया और अब डिफंक्ट इंडियन एयरलाइंस कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही थी। इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में ही मर्ज कर दिया था 2011 में उनके लॉसेस को कम करने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। फाइनली इसे बेचने का डिसाइड किया सरकार ने और टाटा ग्रुप ने इसे खरीद लिया, जो कि उनके पास 70 साल बाद वापस आई। आज एयर इंडिया देश की सेकंड लार्जेस्ट तो है ही, लेकिन एशिया की 6th लार्जेस्ट एयरलाइन भी है। इसके पास इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट का 25% शेयर है और इंटरनेशनल मार्केट का 12%। दोनों में ही दूसरे नंबर पर आती है इंडिगो के बाद। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हमने एयर इंडिया के फ्यूचर एक्सपेंशन की बात की है कि कैसे वो अपनी एयरलाइंस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 4 एयरलाइंस को 2 में मर्ज करके। पर जहां एयर इंडिया सर्वाइव कर रही है, मार्केट में अपनी जगह बनाकर रखी है, इंडिगो के दूसरे कंपेटिटर्स इतने फॉर्चुनेट नहीं रहे। कभी देश की लार्जेस्ट एयरलाइन में से एक रही जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस अपने अपने रीजन से बंद हो गई और इंडिगो के लिए जगह खाली छोड़ दी। 2016 में जेट एयरवेज हर रोज 300 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी 74 डेस्टिनेशंस दुनिया भर में, लेकिन इंडिगो और स्पाइसजेट से कंपटीशन के चलते उन्हें टिकट प्राइसेस कम करने पड़े, जिससे वो लॉस में चली गई और मार्केट शेयर गिरता चला गया। दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन मेनली अपने गलत फाइनेंशियल डिसीजन के कारण बैंकरप्ट हुई, जैसे लॉस मेकिंग एयर डेकन को खरीदना जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई कभी, और 2008 के रिसेशन में कॉस्ट कटिंग ना कर पाए अच्छे से, इसलिए 2012 में बंद हुई। अब इंडिगो के फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। उनके एयरबस A321 XLR की डिलीवरी भी इसी साल से शुरू होगी। उन्होंने 69 प्लेन्स को ऑर्डर किया है। ये एक नए टाइप का प्लेन है A320 फैमिली में, जो मिड साइज का होगा और लॉन्ग रेंज होगा 9300 किलोमीटर रेंज के साथ। XLR का मतलब ही एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज है। साथ ही उनका प्लान है ATR 72, एयरबस A220 या एम्ब्रेयर E175 जैसे और रीजनल एयरक्राफ्ट खरीदने का, रीजनल एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। इंडिगो के सभी ऑर्डर्स को अगर हम मिलाएं तो जून 2023 से अभी वो 1000 प्लेन से भी ज्यादा का ऑर्डर दे चुके हैं, जिसमें से 900 से ज्यादा अभी डिलीवर नहीं हुए, बैकलॉग में है। यानी दुनिया के सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑर्डर किए हैं जो भी बनाए जा रहे हैं। आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि एयरबस A320 फैमिली में क्या खास बात है कि इंडिगो इन्हीं के पीछे पड़ी है, इन्हीं टाइप के एयरक्राफ्ट को खरीदती रहती है बार बार। तो इसके कुछ स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल रीजंस हैं। ये उनके लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है इनके कंपेटिटर बोइंग 737 मैक्सिस के मुकाबले। फ्यूल एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा होता है, जो इंडिगो इससे थोड़ा कम कर पाती है फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट यूज करके। इंडिगो ने प्रैट एंड विटनी के नए GTF गियर टर्बो फैंस वाले इंजन लिए, जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है नॉर्मल से। एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट चलाने से एयरलाइंस के काफी पैसे बचते हैं ऑपरेशंस में, लेकिन एक दिक्कत भी आ सकती है, जैसे अभी देखने को मिला हमें कि उनके 70 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा प्रैट एंड विटनी इंजन में कुछ दिक्कत आने की वजह से। उनको जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाता तब तक वो फ्लाइट्स नहीं उड़ा सकते। मगर पायलट ट्रेनिंग, क्रू मैनेजमेंट से लेके मेंटेनेंस वगैरह सब सस्ती बढ़ते हैं एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट चलाने से। अलग अलग मॉडल्स के फीचर्स और चलाने का ढंग बहुत अलग होता है, जिसके लिए पूरी ट्रेनिंग शुरुआत से की जाती है पायलट्स, क्रूज और सबके लिए, तो उससे बच सकती है एयरलाइंस। एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट होने से कुछ ही इंजीनियर रखने पड़ते हैं उनको, जो सारे एयरक्राफ्ट को संभाल सकते हैं, और स्पेयर पार्ट्स भी मिलना आसान हो जाता है क्योंकि वो एक ही टाइप के स्टोर करते हैं। इन्वेंट्री पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। साथ ही एयरक्राफ्ट को बल्क में ऑर्डर करने से उनको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं एयरबस से। बोइंग के एयरक्राफ्ट मिक्स करने से उनकी मेंटेनेंस और क्रू कॉस्ट बढ़ जाती है, जो इंडिगो के लो कॉस्ट मॉडल के खिलाफ होता है। एयरबस A320 के कैबिन्स बोइंग 737 के मुकाबले थोड़े ज्यादा वाइड भी होते हैं, जिससे पैसेंजर्स को बेहतर लेग रूम और कंफर्ट मिल सके। A320 की कैबिन विड्थ 7.4 फीट होती है और वहीं 737 की कैबिन विड्थ 7.1 फीट होती है। एयरबस में सीट साइज और आइल स्पेस भी थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में 2018-19 में कई बड़े मेजर इश्यूज आए थे, जिसमें लायन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस के क्रैशेस ने बोइंग का ट्रस्ट तोड़ दिया मार्केट में। दुनिया भर के 73 मैक्सेस को ग्राउंड किया गया 2 साल के लिए, जब तक उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली और इसका रेजोल्यूशन ढूंढा गया। इससे एयरलाइन को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ और ट्रस्ट भी नहीं बन पाया। इंडिगो ने सिर्फ एयरबस एयरक्राफ्ट लेके अपने ऑपरेशंस में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होने दी, सारे डिस्ट्रप्शन से बच गए। A320 फैमिली में ही A320 नियो है, इसका लार्जेस्ट ऑपरेटर इंडिगो ही है दुनिया में 195 प्लेन्स के साथ और 241 जो ऑर्डर किए हुए हैं। नियो शॉर्ट फॉर्म है न्यू इंजन ऑप्शन का, और ग्रीक में नियो का मतलब न्यू भी होता है। ये 180 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला प्लेन है, जो 6300 की मैक्सिमम रेंज देता है। इसके अलावा A321 नियो एक नया मॉडल है इसी फैमिली में, जिसका सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर दुनिया में इंडिगो बन चुका है 131 एयरक्राफ्ट के साथ। इसके 587 और नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया हुआ है इंडिगो ने। 230 पैसेंजर कैपेसिटी के साथ इसकी रेंज भी थोड़ी ज्यादा है 7400 किलोमीटर की, जो थोड़े लंबे डिस्टेंसेस वाले रूट्स के लिए और ज्यादा
पैसेंजर्स वाले के लिए भी थोड़ा बेहतर ऑप्शन है। इसका XLR एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी ऑर्डर किया हुआ है उन्होंने, 69 प्लेन्स। आप सोच रहे होंगे कि नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो उसकी बात करते हैं। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट थोड़ा छोटे साइज का होता है, पूरे फ्यूजलाज का डायमीटर 4 मीटर से कम होता है। वहीं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट थोड़ा चौड़ा होता है, 4 से 6 मीटर डायमीटर के साथ। नैरो बॉडी में 6 सीट्स लग सकती हैं एक रो में, एक आयल के साथ। वहीं वाइड बॉडी में 10 सीट्स लग सकती हैं 2 आयल्स के साथ बीच में। नैरो बॉडी में 100 से 250 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं वाइड बॉडी में 200 से 800 पैसेंजर्स तक भी। नैरो बॉडी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है छोटे डिस्टेंसेस के लिए, और वाइड बॉडी थोड़े लंबे डिस्टेंसेस के लिए बेहतर रहता है। और छोटे होने की वजह से उनकी टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस जो चाहिए होता है रनवे में वो भी कम होता है, तो ज्यादातर एयरपोर्ट्स में वो ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं वाइड बॉडी के लिए स्पेशल एयरपोर्ट चाहिए होते हैं जहां रनवे की लेंथ 3 या 4 किलोमीटर की होती है। देश में दूसरी एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो और एयर इंडिया के अलावा इधर स्पाइस जेट, आकाश एयर और अलायंस एयर भी मौजूद हैं। इंडिगो को छोड़ के ये सभी लॉसेस में चल रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट भी एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसका लगभग 5% मार्केट शेयर है और देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। 2012 से बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस, मैल फंक्शनिंग प्लेन इक्विपमेंट से हुए कई एक्सीडेंट्स और बाद में कोविड की वजह से स्पाइस जेट को लगातार लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। 73 डेस्टिनेशंस कवर करती है ये अभी। आकाशा एयर देश की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है 4.5% मार्केट शेयर के साथ। ये काफी रिसेंटली ही स्टैब्लिश की गई है, 2021 में और 2022 में ऑपरेशन शुरू किए। बहुत नई एयरलाइन है तो इनके लॉसेस होना स्वाभाविक है जब तक ये अपना वाइड नेटवर्क नहीं बना लेते। 25 डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं अभी। अलायंस एयर के पास 1% मार्केट शेयर है, जो एयर इंडिया का वो रिमेनिंग पार्ट है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। 1996 में इसे एयर इंडिया के रीजनल लो कॉस्ट कैरियर के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। 2021 की डील में जहां एयर इंडिया के बाकी सभी एसेट्स टाटा सन्स को दे दिए गए, अलायंस एयर को गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा। 58 डेस्टिनेशंस को सर्व करता है ये अभी। एविएशन मार्केट में पकड़ बनाना बहुत ही मुश्किल है, कई लोगों ने ट्राई किया और फेल हो गए। सिर्फ इंडिगो ही है जो इतना सफल हो पाई इसमें। नई एयरलाइंस और कुछ इंटरनेशनल कैरियर्स भी इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इधर की बढ़ती एविएशन मार्केट को देखते हुए आज ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन चुकी है, यूएसए और चाइना के बाद। 22 करोड़ हवाई यात्री थे पिछले साल, जिसमें से 15 करोड़ थे डोमेस्टिक और 7 करोड़ इंटरनेशनल। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 साल बाद 2037 तक ये फिगर पहुंच जाएगी 50 करोड़ हवाई यात्री के ऊपर, अभी से दुगने से भी ज्यादा। इनको हैंडल करने के लिए इंडिया में पुराने एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड किया जा रहा है और कई नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने कई वीडियोस बनाई हैं और पूरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसलिए इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।